हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभूनाथ पांडे आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना। इसमें पिछले क्लास में हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और समस्थानिक तथा संभारिक पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ रदरफोर्ड के मॉडल का दोष के बारे में जानेंगे। ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीयर 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, साथ ही साथ क्लास 11th के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी बोर्ड से हो। तो देखते हैं, दिया है ब्रोमीन। ब्रोमीन दिया है। ब्रोमीन में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। कह रहा है कि ब्रोमीन में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। हमें एक चीज दी हुई है, ब्रोमीन का दी हुई है Z35। Z क्या दी हुई है? 35 दी हुई है, ठीक है। और Z होता क्या है हमें पता है, Z हमारा होता है परमाणु संख्या। और हमें A दिया हुआ है, A हमें दिया हुआ है कितना? 80। और A क्या होता है हमें पता है, Z+N होता है। Z के बराबर क्या होता है? हमारा प्रोटॉन होता है। तो जितना Z है उतना प्रोटॉन हो गया 35 ही, यानी 35 ही क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। लेकिन Z+N जो होता है वो A होता है। A कितना दिया हुआ है हमें दिया है 80। Z हमें पता है 35 है। Z कितना है? 35 है, तो Z 35 हो गया। N हमें नहीं पता है, और ये दोनों जोड़ के यानी कि A कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग N निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा A माइनस Z। A है 80 और Z है 35। दोनों को घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा 45। 45 क्या आया? 45 आपका न्यूट्रॉन की संख्या आया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी आई? 35। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 35। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन अगर 35 है तो इलेक्ट्रॉन भी 35 होगा, क्योंकि ये उदासीन दिया हुआ है परमाणु, इसमें माइनस प्लस नहीं है इधर कहीं कुछ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ दिया हुआ है किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। तो हमें यहाँ पर स्पीशीज न दे करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे दी है। प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? पहले प्रोटॉन से आते हैं। प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 16, ठीक है, 16 दिया हुआ है। यानी कि जो इसका परमाणु संख्या होगा Z, वो भी कितना होगा? प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 16 होगा, ठीक है। अब क्या देखना है हमें? अब हमें देखना है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 16, 16 ही दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि A यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितने के बराबर होता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है A के बराबर। और A कितने के बराबर होता है? Z और N के बराबर, यानी कि परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या हमारा कितना है? 16 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 16 है। दोनों जब 16 हो गए तो हमारा जो आया परमाणु द्रव्यमान वो कितना आ गया? तो 16 16 32 आ गया हमारा परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये 32 किसका होता है परमाणु द्रव्यमान?
और परमाणु संख्या 16 किसका होता है? 16 में पता है सल्फर का होता है, और उसी का 32 जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 दिया हुआ है, और जबकि हमें पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है किसी उदासीन परमाणु में। इसका मतलब ये उदासीन नहीं है, तो कितना इस पे चार्ज होगा, इस पे है, उदासीन नहीं है तो कोई आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस आवेश होगा। कितना होगा? तो प्रोटॉन से कितना ज्यादा है? 18 माइनस 16 कर दीजिए, 2 ज्यादा है तो 2 आपका आवेश होगा। यानी कि ये क्या होगा? ये होगा S2 माइनस। क्या होगा? S2 माइनस। तो ये चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ज्यादा है? 2। 2 क्या आ जाएगा इस पे? आवेश। चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आवेश की चिन्ह तो माइनस होती है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो आएगा, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के दोष। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में दोष क्या क्या दिखते, क्या क्या थी। तो कहा जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सौरमंडल का एक छोटा रूप था। तो हम लोग जानते हैं, पीछे पहुंच चुके हैं कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था वो जो सौर मंडल है, मतलब सूर्य के चारों तरफ जैसे घूमते हैं सभी ग्रह, उसी तरीके का ये मॉडल था कि बीच में नाभिक रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रहों के भांति घूमते हैं। अब इसमें नाभिक जो है भारी सूर्य की तरह है और इलेक्ट्रॉन हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया कि ग्रहों की तरह हल्के जो है इलेक्ट्रॉन है जो घूमते हैं किसको? सूर्य के चारों तरफ। जब सौर मंडल पर चिरसम्मत यांत्रिकी को लागू किया जाता है तो पता चलता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जब हम लोग ये सौर मंडल पे देखते हैं तो वहां पे ये हमें पता चलता है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। मतलब अगर ये सूरज है तो सूरज के चारों तरफ जो ये सूरज हो गया, ठीक है। तो सूरज के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं वो एक निश्चित होती हैं, मतलब कि निश्चित कक्षाएं होती हैं। ये नहीं कि कभी ये यहाँ से गुजरा और कभी यहाँ से गुजर गया, तो ऐसा नहीं होता है। जो ग्रह होता है प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित उसका कक्षा होती है जिसके ऊपर वो घूमते हैं ग्रह सूरज के चारों तरफ। और यहाँ पर जो है बल जो लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वो होता है G M1 M2। M1 क्या है? यहाँ M1 जो है सूर्य का द्रव्यमान है, और M2 क्या है? M2 जो है वो ग्रह का द्रव्यमान है। और सूरज और ग्रह के बीच में ये जो दूरी है वो r है, ठीक है। तो r²। और ये G क्या है? ये एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का एक स्थिरांक है जो हमेशा एक निश्चित ही यही रहता है, हमेशा इतना ही रहता है, इसका एक वैल्यू होता है। लेकिन जो बताया था रदरफोर्ड ने वो यहाँ पे ये बल नहीं बताया, उन्होंने कोई और बल बताया। और उन्होंने कौन सा बल बताया? उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया। विद्युत कौन सा बताया? स्थिर विद्युत बल बताया। तो यहाँ पर जो M1 और M2 लिए गए हैं वो द्रव्यमान है, ठीक है, सूर्य के मान लीजिए और ग्रह के, ठीक है। r जो है उनके बीच की दूरी है, और G जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये चीजें हैं। इस सिद्धांत से ग्रहों के कक्षाओं के बारे में सही सही गणना की जा सकती है। अब ये जो चीजें दी हुई हैं इनसे अगर हम लोग चाहें तो किसी ग्रह की कक्षा के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सौर मंडल और नाभिकीय मॉडल में समानता से यह सुझाव मिलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। जब हम लोग सौर मंडल की नाभिकीय मतलब जो है मॉडल को मानते हैं, सौर मंडल के मॉडल को, तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि नाभिकीय जो मॉडल है वो सौर मंडल की तरह ही सेम है, और सूरज के जगह पे यहाँ नाभिक है, और चारों तरफ जो ग्रह सौर मंडल में है उस तरीके से नाभिकीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन है जो एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं।
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम बल होता है। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने क्या बताया था, हमारा रदरफोर्ड ने बताया था कि यहाँ पे एक निश्चित कूलाम बल होता है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल होता है, जो होता है चार्ज के बराबर। नाभिक के चार्ज हो गया एक Q1 और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और साथ में आर स्क्वायर, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी आर है, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे ये क्या है, एक स्थिरांक है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे थी, जबकि उसमें कुछ और चीजें थी, ठीक है। जबकि जो सौर मंडल की कंडीशन में देखा जाए तो वहाँ पे अलग चीजें थी। वहाँ पे जी था गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और M1 M2 जो था द्रव्यमान था सूर्य का और ग्रह का, और आर जो था उनके बीच का दूरी था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो के है वो हो गया एक स्थिरांक जिसको कहते हैं अनुपातिकता स्थिरांक, और Q1 हो गया चार्ज, एक तो चार्ज हो गया नाभिक पर, एक हो गया इलेक्ट्रॉन पर, और नीचे हो गया दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, ये चीजें उन्होंने बताया था। अब कूलाम बल जो होता है गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, ठीक है। कूलाम बल गणितीय रूप से अगर आप यहाँ देखें तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। परंतु जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कूलाम बल जो है यानी कि स्थिर वैद्युत बल, वो तो गणितीय रूप से अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों सिस्टम एक ही जैसा है, यहाँ बताया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन जब कोई बस पिंड जो है वो कक्षा में गति करता है, ठीक है, तो उसमें त्वरण होना चाहिए। जैसे सूरज यहाँ है और इसके चारों तरफ कोई ग्रह गति कर रहा है, तो इसका एक त्वरण होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, ठीक है। और वही कंडीशन अगर यहाँ मान लिया जाए नाभिकीय मॉडल में, तो यदि किसी पिंड की किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी दिशा परिवर्तन कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। और यहाँ भी अगर ऐसा देखा जाए तो जो सौर मंडल में है वो तो ऐसा है कि अगर कोई पिंड जो है कक्षा में स्थिर वेग से भी गति कर रहा है, ठीक है, तो भी अगर दिशा परिवर्तन करता है तो उसमें त्वरण होना चाहिए। कौन सा त्वरण? कौन सा त्वरण? वृत्तीय त्वरण तो होगा ना। मान लीजिए वृत्त के रूप में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे भी त्वरण होना चाहिए, ठीक है, किसका? जो घूम रहा है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण होना चाहिए। देखिए अगर सूरज जो है वो बीच में रख दिया जाए सूरज को, और चारों तरफ ग्रहों को घुमाया जाए, तो ग्रहों का एक निश्चित त्वरण आ जाता है। क्यों? क्योंकि दिशा परिवर्तन होता है। अगर समान गति से भी वो गति करते हैं, समान गति से भी घूमते हैं सूरज के चारों तरफ, तो भी उन पर एक निश्चित त्वरण होता है, क्योंकि वो दिशा परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार ऐसे गोल घूम रहा है, तो क्या हो रहा है? दिशा परिवर्तन तो हो रहा है। कभी इधर ऐसे जा रहे थे, अब इधर आ रहे हैं, अब इधर आ रहे हैं, अब इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो दिशा परिवर्तन की वजह से उन पे क्या है? त्वरण है। तो अगर अगर हम लोग सौर मंडल से डायरेक्ट तुलना कर दें किसका, इस मॉडल का, नाभिकीय मॉडल का रदरफोर्ड के, तो अगर उनको कर देते हैं तुलना, और साथ में जो ग्रह घूमते हैं सौर मंडल में उनका तुलना कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों से, तो इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ त्वरण होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे एक थ्योरी आई थी, उसके अनुसार अगर यहाँ त्वरण होता है इलेक्ट्रॉन का तो अलग चीजें हो जाएंगी सारी। अब उसको समझ लेते हैं। एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सवेल जो एक उसी टाइम वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी आवेशित कण है और उसमें अगर त्वरण है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि सौरमंडल में त्वरण है ग्रहों में, उसी तरीके से जो नाभिकीय मॉडल है इसमें त्वरण है इलेक्ट्रॉनों में। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि अगर इलेक्ट्रॉन में त्वरण रहता, कोई भी आवेशित कणों में अगर त्वरण रहता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकालने लगते हैं। मतलब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम कलर दूसरा ले लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें अगर त्वरण है तो ये विकिरण निकालने लगेगा, इसका विद्युत चुंबकीय तरंग निकालेगा, ठीक है, उसका विकिरण। अब विकिरण जब निकालने लगेगा तो ये सीधा ना जाके ऐसे
नजदीक जाता जाएगा नाभिक के और लास्ट में जाके इस नाभिक में गिर जाना चाहिए, अगर इसमें त्वरण है तो। ठीक है, जब भी उत्सर्जित होता है कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण तो क्या होता है, उस आवेशित कण का जिससे विकिरण निकल रही है उसका ऊर्जा कम होने लगती है, और ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा, नाभिक के तरफ खींचा चला जाएगा, क्योंकि विद्युत स्थिर विद्युत बल तो लग रहा है, कूलाम बल तो लग रहा है, तो ये उसकी तरफ खींचा जाएगा और लास्ट में जाकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। रदरफोर्ड ने जो कहा था वो तो एक बात कही थी कि उसी तरीके सौर मंडल में जैसे ग्रह घूमते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक को घूमते हैं, ये तो बताया था, लेकिन ये चीजें तो नहीं बताई थी उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें त्वरण नहीं होता है, और अगर होता तो उसको तो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो गिरता है नहीं। तो इसका मतलब कुछ यहाँ और चीजें हैं। इसको थोड़ा इसमें जो लिखा हुआ वो देख लेते हैं। इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी, और इस विकिरण के लिए क्या होगा, जो भी विकिरण उसमें निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक गति से ऊर्जा उसको क्या होगा, प्राप्त होगा, तो उससे क्या होगा, ऊर्जा उसका कम होता जाएगा। ठीक है, और उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी, मतलब यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो अब नजदीक जाता जाएगा उसके नाभिक के। और गणनाओं से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्पिले पथ पे चलते हुए नाभिक में पहुंचने में मात्र 10 पे पावर सेकंड लगाएगा। मतलब इसको जो है गिरने में, नाभिक में जाके गिरने में इलेक्ट्रॉन को मात्र इतना सेकंड लगेगा, 10 पे पावर -8, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, बहुत कम ये टाइम है, बहुत ज्यादा, 1 सेकंड से भी बहुत ज्यादा कम है। उतना टाइम में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर जाना चाहिए नाभिक में, और नाभिक में ज्यों गिरेगा इलेक्ट्रॉन त्यों परमाणु कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमाणु तो फूला हुआ है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन जब जाकर नाभिक में गिर जाए तो नाभिक तो बहुत छोटा होता है, तो फिर वो पूरा खत्म हो जाएगा परमाणु। तो हमारा शरीर भी परमाणु से बना है, हम भी खत्म हो जाते, कुछ होता ही नहीं है धरती पर या कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन होता है परमाणु, ये तो बात सही है। इसका मतलब रदरफोर्ड का नियम गलत था, रदरफोर्ड ने सही बात नहीं बताई थी, इसका मतलब तो यही हुआ। और चीजें देखते हैं तो यहाँ पर अब ये बात है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है, यहाँ से ये बात पता चली। और आप यह पूछ सकते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति से परमाणु अस्थायी हो जाता है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति से परमाणु जो है अस्थायी होता है, तो हम लोग ये भी तो मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर स्थिर हैं, मतलब कि वो घूम नहीं रहे, स्थिर हैं। कारण यह है ये न मानने का कि स्थिर हैं नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो, कि कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन को स्थिर माना जाता है तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युताकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा, जिसे जे थॉमसन मॉडल का एक लघु रूप प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे जे हम थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन ने, कि तरबूज जैसा पूरा नाभिक हो गया, और उसमें जो रेड वाला पार्ट है, लाल वाला, वो पूरा नाभिक हो गया, और जो बीज है ब्लैक काला 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 वो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैसा ही ये स्थिति हो जाएगा अगर हम लोग मानने लगे कि इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो मान लीजिए कि एक नाभिक हो गया और उसके थोड़ा दूर पे स्थिर एक इलेक्ट्रॉन है और वो गति नहीं कर रहा है, तो गति नहीं कर रहा है अगर, तो उसको खींच लेगा कौन, नाभिक जो है खींच लेगा अपने पास, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो पूरा ये जो है परमाणु ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मानना गलत है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर है, वो घूमता नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन को स्थिर माना जाता है तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, स्थिर वैद्युताकर्षण बल होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में जाकर गिर जाएगा, नाभिक उसको खींच लेगा, और इससे क्या होगा, पूरा परमाणु खत्म हो जाएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दूसरा गंभीर दोष यह था कि परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक और ये भी दोष था कि परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं था। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान, तो इससे जो है ये पता नहीं चल पा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से विद्यमान है, कैसे हैं वो, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स ही नहीं दी, बताई ही नहीं थी। ठीक है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं परमाणु में और उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो ये दो तीन दोष जो थे वो थे रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के। तो ये चीजें हम लोग पढ़ लिए, तो अभी इस सेशन को ही एंड करेंगे और हम लोग अब कल मिलेंगे। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हैव अ नाइस डे, बाय।